वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले क्वेश्चन का खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। क्वेश्चन का जो लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी जो लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 1/7 प्लस, इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे अगर दो पूर्णांक कहीं पे 3/4 रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये दो पहले 2 को 4 से गुना करते हैं, फिर ये 3 ऐड कर देते हैं, यानी 4 दूना 8, 3 11/4 उसको हम लिखते हैं। तो उसी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 693 गुने 999 प्लस 692 लिख सकते हैं ये फ्रैक्शन वाले पार्ट को। यानी 693 को 999 से गुना करके 692 जोड़ेंगे और फिर डिवाइड बाय 693 और फिर गुने 99। ये अलग से 99 गुना में था, ये ब्रैकेट में था। तो ये 99 से अगर हम काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब आते हैं तो यहाँ पे 1/7 आ गया। जैसे 693 को हम लोग 999 से गुना कर देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग कभी भी अगर 100 या 1000 के आसपास रहे कोई भी गुना तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1000 - 1 लिख सकते हैं ना। 1000 - 1, इस 999 क्या लिख सकते हैं, 1000 - 1 लिख सकते हैं। अब आते हैं ये 693 से अगर हम गुना करेंगे तो ये 1000 में भी गुना होगा, तो 693 पे 000 आ जाएगा। और फिर ये जो 693 होगा वो -1 से भी गुना होगा, तो -693 प्लस 692, ये 692 एक्स्ट्रा था, डिवाइड बाय 7 आ जाएगा। अब आते हैं अगर हम यहाँ इस दोनों में 7 एलसीएम लेंगे 7, तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में 7 एलसीएम है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट 7 कर देंगे +7। अब आते हैं यानी ये 7 दोनों में एलसीएम ले लिए, ये 7 अब हट गए, यानी 692 - 693 ये दोनों मिलकर -1 और +1 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तब हम लोग के पास क्या बचा, यहाँ बचा 6 यानी 6,93,000 यहाँ बचा और 7 यहाँ बचा। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6 से 9 बार में 63, फिर 9 बार में 63 99,000, यानी इसका जो आंसर होगा वो 99,000 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि बिना कैलकुलेशन का भी इस सवाल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं। नेक्स्ट 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ये 100 फैक्टोरियल तक गया है, उसको 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। अगर कहीं पे आपको 5 फैक्टोरियल मिले तो 5 फैक्टोरियल के क्या अर्थ होता है, 5 से लेकर हम लोग 1 तक गुना कर देंगे, यानी 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। या कहीं पे अगर 10 फैक्टोरियल मिले, 10 का क्या अर्थ होता है, 10 से हम लोग 9 तक गुना करेंगे, यानी 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ठीक है, तो यानी फैक्टोरियल की अर्थ होता है। तो अगर हम एक चीज़ पे ध्यान दें, यहाँ पे अगर 100 फैक्टोरियल को 8 से डिवाइड करेंगे, यानी 100 गुने 99 गुने ये आते 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 8 गुने 7, और इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, यानी यहाँ पे शेष 0 बचेगा। उसी तरह अगर हम 90 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे तो 90 गुने 89 गुने 88 गुने ये आते आते 8 7 6 5 तक आएगा, इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 कट जाएगा। उसी तरह से यानी यहाँ भी 0 शेष बचेगा जब कट जाएगा तो। उसी तरह से अगर 10 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे तो 10 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6। तो अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 कट जाएगा। अगर 8 फैक्टोरियल को हम लोग करेंगे तो 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने, तो यहाँ इसको भी अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 कट जाएगा, यानी 8 फैक्टोरियल तक आपका शेष 0 आएगा। 8 फैक्टोरियल के बाद जितना भी संख्या आएगा उसका शेष 0 आएगा। अगर हम 7 फैक्टोरियल में देखें, इतना तो पता चलेगा 8 फैक्टोरियल के बाद शेष 0 देगा। अगर 7 फैक्टोरियल में देखें तो 7 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, यानी यहाँ भी 0 शेष देगा। 4 दूना 8 8 कट जाएगा तो यहाँ 0 शेष देगा। उसी तरह से अगर 6 फैक्टोरियल को देखेंगे, 6 फैक्टोरियल को,
तो 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, तो यहाँ भी 4 दूना 8 आ जाएगा, तो ये 0 शेष दे देगा। उसी तरह से 5 फैक्टोरियल भी 0 शेष दे देगा। 5 फैक्टोरियल को 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिखेंगे तो 4 दूना 8 कट जाएगा। फिर उसी तरह से 4 फैक्टोरियल भी कितना शेष दे देगा, 0 शेष दे देगा। यानी 4 फैक्टोरियल तक इतना पता चल गया कि हम लोग को 4 फैक्टोरियल तक 0 शेष बचेगा। यानी यहाँ के आगे जितना भी संख्या आएगा उसमें हम लोग को 0 शेष बचेगा। अब बच गया 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। जो ओरिजिनल शेष आएगा वो यहीं से आएगा। इसको अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, देखिए 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, तो यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही शेष आएगा। 2 फैक्टोरियल का क्या अर्थ होता है, 2 गुना 1। अगर हम 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही शेष आएगा, लगेगा ही नहीं, तो 2 शेष ही आ जाएगा ना। अगर हम 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2 गुना 1, यानी अगर हम 3 गुना 2 गुना 1 3 गुना 2 गुना 1 तो 3 दूना 6। अगर हम 6 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 शेष दे देगा। तो ओवरऑल हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, 6 दो 8 1 9। ओवरऑल रिमाइंडर जो आया वो 6 दो 8 1 9 आया। अगर हम 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, एक बार में लग जाएगा 8 तक और एक रिमाइंडर आ जाएगा, जो इसका जो आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इतना के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या को लेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड लाना है तो हम लोग पता करेंगे कि अभाज्य संख्या कितना है। 6 के पावर 333 है, तो 6 अभाज्य संख्या तो नहीं है, 6 तो अभाज्य संख्या नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 6 को के पावर 333 गुना 7 के पावर 222, 7 तो अभाज्य संख्या है, गुना 8 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, पावर 111। तो ये मान चलिए a गुना b का पावर अगर m हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a के पावर m गुने b के पावर m, यानी ये जो पावर है दोनों पे जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे 2 के पावर भी 333 चला जाएगा और गुने 3 के पावर भी 333 चला जाएगा, गुने 7 के पावर 222 और गुने ये 2 के पावर 3 था, अब पावर 111, यानी a के पावर m टू दी होल पावर n रहता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 के पावर m गुने n, यानी ये दोनों पावर गुना हो जाता है। उसी तरह से 3 को 111 से गुना करेंगे तो 2 के पावर 333 आ जाएगा। अगर टोटल गुणनखंड की संख्या पूछें, सॉरी अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या अगर पूछे गुणनखंड, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। यहाँ पे पावर 333 प्लस यहाँ भी पावर 333 प्लस यहाँ 222 और यहाँ पे 333, तो 333 ये 999 हो जाएगा। 999 में अगर हम 222 जोड़ेंगे तो 1221 हो जाएगा। 999 में अगर हम 222 जोड़ेंगे तो 1221, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो अगर अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, जो अभाज्य संख्या के पावर में जितना भी पावर रहेगा उस सबको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इसको अभाज्य संख्या के फॉर्म में तोड़ दिए और सभी पावर, उसके पावर जितना था सबको ऐड कर दिए। नेक्स्ट, इनमें से कौन बड़ी संख्या है, जैसे ये 1.5 है, इसको 1.5 रखते हैं, ये 1.05 है, ये 1.05, ये 1.05 पे रेकरिंग, ये बिंदु का मतलब क्या होता है, रेकरिंग। या तो इस तरह से भी रेकरिंग दे सकता है या तो पॉइंट भी दे दो तो वो रेकरिंग ही होता है। रेकरिंग का क्या अर्थ होता है कि यानी वो संख्या बार बार रिपीट करेगा, यानी 0505 ये 5 बार बार आते रहेगा। और चौथा संख्या क्या दिया गया, 1.5 पे रेकरिंग, यानी 0.5 पे पॉइंट दिया गया 5 के ऊपर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1.5555 ये आते रहेगा। तो कौन सा संख्या बड़ा है, ये 1.5, ये 1.05, ये 1.05, ये 55। तो सबसे बड़ा संख्या जो होगा वो 1.5555, यानी ऑप्शन नंबर ये 1.55 यानी 5 पे रेकरिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे बड़ा संख्या ये हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे दिया गया 3/15 के पावर a के पावर, अगर a टू दी पावर m
गुने ए टू द पावर एन हो तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए के पावर एम प्लस एन। यानी अगर बेस सेम हो तो पावर क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ऐड, उसको ऐड कर देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ ए के पावर 5 है और यहाँ ए के पावर 1 है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, और उसी तरह से ए के पावर एम भागा ए के पावर एन हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए के पावर को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये 3/15 को 3 पहले संख्या को एक जगह लिख देते हैं, और जो न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं, जो ABCD वाला जो वैल्यू है उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। 3/15 गुने 5/9। अगर यहाँ पे 10/27 भागा में है, अगर हम इसको गुना में लिखेंगे तो 27/10 आ जाएगा। ये आपका न्यूमेरिक वैल्यू हो गया। अब अलजेब्रिक वैल्यू लिखते हैं। ए के पावर 5 यहाँ पे था, ए के पावर 1 यहाँ पे है, तो ये दोनों पावर जुटेगा क्योंकि गुना में है, तो ए के पावर 6 हो जाएगा। ए के पावर 6 में से ए के पावर 2 घटा देंगे, यहाँ एक पावर 2 है तो क्या बचेगा, एक पावर 4 बच जाएगा। अब आते हैं बी पर, देखते हैं। बी के पावर 6 यहाँ पे है, बी के पावर 5 यहाँ पे है, तो 6 5 11 हो जाएगा क्योंकि गुना में है तो पावर जुट जाएगा। और ये भागा में बी के पावर 1 है, तो इन 11 में से 1 गया तो बी के पावर 10 यहाँ बच जाएगा। अब आते हैं सी पे। यहाँ सी के पावर 3 है और यहाँ सी के पावर 4 है, तो 4 3 7 क्योंकि गुना में है तो पावर जुट जाएगा। और फिर ये डिवाइड में है, 7 में से 3 गया फिर 4, यानी सी के पावर 4 बच जाएगा। तो यहाँ से 3 5 6 15 ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से 3 बार 9 3 27, यानी 3/10, 3/10 यहाँ भी है, 3/10 यहाँ भी है। ए के पावर 4, बी के पावर 10, सी के पावर 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, यानी अगर ए गुने ए के पावर एम गुने ए के पावर एन हो तो दोनों पावर जुट जाएगा, अगर भागा में हो, बेस सेम हो तो पावर घट जाएगा। नेक्स्ट, यदि 120 किसी संख्या का 20% हो, यानी किसी संख्या का 20% अगर 120 है तो 1% कितना हो जाएगा, 20 6 के 120 यानी 6 हो जाएगा। तो उस संख्या का 120% निकालना है, तो अगर 1% का वैल्यू 6 तो 120% का वैल्यू 12 6 के 72 यानी 720 आ जाएगा। अब इसमें भी बहुत सारे लड़के क्या करेंगे, XYZ मानने लगेंगे। XY हमेशा नहीं माना जाता है। यहाँ पे सिंपल सवाल है कि अगर 20% 120 के बराबर हो तो 120% कितना के बराबर होगा, यहाँ 6 गुना है तो हम इसको भी 6 गुना कर देंगे तो 12 6 के 72 720 आ जाएगा। नेक्स्ट, एक समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ी समांतर पटरी पर 7 किलोमीटर और 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति से एक ही दिशा में जा रही है। यानी एक ही दिशा में एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर से, और इसी दिशा में दूसरा रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। यदि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में दूसरी रेलगाड़ी पहली को 30 सेकेंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को 30 सेकेंड में पार करती है और ऊपर बोला जा रहा है कि दोनों की लंबाई समान है, तो दोनों का लंबाई जो हम डिस्टेंस है, यानी लंबाई हम दोनों का x मान लेते हैं, इसका भी लंबाई x और इसका भी लंबाई x। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा लेंगे, डिस्टेंस बराबर, या ठीक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है तो अपनी भी लंबाई पार करेगी, साथ साथ दूसरी की भी लंबाई पार करेगी, यानी टोटल डिस्टेंस 2x हो जाएगा, बराबर स्पीड कितना है, 60 और 90। जब एक ही दिशा में जा रही होती है तो स्पीड को क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं। 90 में से 60 गया तो 30 किलोमीटर पर आवर। ये जो है मीटर में था और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकेंड में बदल दें। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, और अब ये मीटर पर सेकेंड में आ गया और समय कितना ले रहा है, 30 सेकेंड ले रहा है, यहाँ 30 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 15 बार में, यानी 3 से काटेंगे तो 5 बार में, 3 से ये 6 बार में, और 6 से ये 5 बार में। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ भी 5 बचा, यहाँ 5, यहाँ 5, 5 25 पंचे 125 मीटर इस रेलगाड़ी का लंबाई आ जाएगा। नेक्स्ट, क्या बोलते हैं, ए बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है, उन्होंने एक साथ 20 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया। ए ने शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा किया। देखिए, ए प्लस बी अगर किसी काम को
30 दिन में करता है, 30 दिन में, तो 20 दिन तक साथ काम किया, तो 20 दिन में 20/30 भाग कर देगा, यानी 2/3 भाग कंप्लीट कर देगा। 20 दिन में क्या करेगा, ए और बी मिलकर 2/3 काम कंप्लीट कर देगा। तो शेष काम कितना बचा, शेष कितना बचा, 1/3। ये 1/3 काम को जो ए है, यानी यहाँ पे बोला जा रहा है ना, ए जो है शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा कर दिया। यानी शेष 1/3 कार्य को अगर 20 दिनों में पूरा करता है तो इसका मतलब ए जो है पूरा काम को 20 दिनों में पूरा करता है। तो 20 दिनों में पूरा करेगा ये, यानी एक तिहाई काम को 20 दिन में करता है अगर, तो पूरा काम को ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 60 दिन में ए पूरा काम को करता है। और ए प्लस बी दिया गया है कि वो टोटल काम को 30 दिनों में करता है, 30 दिनों में। तो बी कितना दिन में कार्य करेगा, बी कार्य को कितना दिन में करेगा। अगर हम ए प्लस बी में से बी को घटा देंगे तो ए का कार्य आ जाएगा, ए को घटा देंगे तो बी का कार्य आ जाएगा। और घटाने का क्या तरीका होता है टाइम एंड वर्क में, ए गुना बी बाई ए माइनस बी। इस तरीका फार्मूला से भी घटा सकते हैं, यानी कोई बहुत आदमी 1/30 माइनस 1/60 भी कर लेते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो एलसीएम 60 आ जाएगा, 30 से 2 बार मिलाएगा, 2 - 1 यानी 1/60, यानी इसको पलट देंगे तो 60 दिन आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। या फिर ये फार्मूला से भी हम लोग घटा सकते हैं। नेक्स्ट, tan थीटा बराबर 3/4, 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या किया, सवाल में पावर को सेम करके सवाल को इजी कर दिया। अगर इस तरह का कंडीशन वाले सवाल आए और पावर दोनों में सेम रहे, यानी हर जगह पावर सेम रहे, यहाँ भी साइन की पावर 2 है, कॉस की पावर 2 है, यहाँ भी साइन की पावर 2 है, कॉस की पावर 2 है, पावर अगर हर जगह सेम रहे तब हम इस सवाल आसान हो जाए। तब कैसे बनाते, ये tan थीटा बराबर 3/4 दिया गया, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा वो बराबर 3/4। अगर tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा 3/4। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया 3 और कॉस थीटा का वैल्यू 4। ये तभी लागू होगा, ये उसी कंडीशन में लागू होगा जब इसका पावर जो है सेम रहे, हर जगह पावर सेम रहे। तो हम लोग को क्या निकालना है, 4 sin स्क्वायर थीटा 4, और साइन थीटा के बदले में 3 आ गया था तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस के बदले में 4 आ गया था, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 4 sin स्क्वायर थीटा, यानी 4 गुने साइन थीटा के बदले में 3 आया था तो 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 गुने कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा के बदले में क्या आ गया था 4, तो 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 36 - 32 डिवाइड बाय 36 + 48, तो 36 में 32 गया तो 4, यहाँ पे 84, तो यानी 1/21, इसका जो आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन 1/21 हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 10 सेंटीमीटर किनारे वाले 4 घनों को किनारे को मिलाकर बनाया जाए तो परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यानी 10 सेंटीमीटर का घन था, 10 सेंटीमीटर का एक घन था लंबाई वाला, ऐसा 4 घन था, ऐसा 4 घन था। इन चारों को मिलाकर अगर हम एक घन बनाएंगे तो चारों का लंबाई तो 10 सेंटीमीटर था, तो जो एक घन बनेगा, बड़ा सा जो घन बनेगा, घनाभ बनेगा, घन का लंबाई चौड़ाई सेम होता है ना, अगर इन चारों को मिलाकर जो घनाभ बनेगा उसका लंबाई कितना हो जाएगा, ये 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, टोटल लंबाई 40 हो जाएगा। टोटल लंबाई जब हम ये चारों को मिला देंगे, चौड़ाई में कोई परिवर्तन होगा, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका जो चौड़ाई होगा वो 10 का 10 मीटर ही रहेगा। और ऊंचाई में कोई परिवर्तन होगा, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, ऊंचाई भी जो होगा वो 10 का 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। केवल 4 घन को मिला रहे हैं तो केवल उसका लंबाई जुट जाएगा।
अब जो नया घनाभ बना उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता चल गया। लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर में सब। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, वो क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 अगर LB यानी लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो 400, और चौड़ाई गुने ऊंचाई करेंगे तो 100, और फिर ऊंचाई गुने लंबाई करेंगे तो फिर 400 आ जाएगा। यानी 4 1 5 4 900 गुने 2 यानी 1800, इसका 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी 4 घन को अगर हम जोड़ेंगे तो चारों का लंबाई ऐड हो जाएगा, चौड़ाई ऊंचाई सेम रहेगा। नेक्स्ट आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 69 दिया गया। तो यानी क्या निकालना है, एक्स वाई प्लस ये जेड एक्स दोनों मल्टीप्लाई होगा तो जेड एक्स, और प्लस ये जेड वाई मल्टीप्लाई होगा तो जेड वाई, ये निकालना है। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 13 दिया, अगर हम दोनों वाले स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 13 का स्क्वायर 169। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये कितना दिया गया है, ये 69 दिया गया है। यानी 69 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 169। अगर ये 69 को हम काट के अगर हम उधर ले जाएंगे तो ये -69 हो जाएगा बराबर 100। अगर हम ये 2 को काट के उधर ले जाएंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा। यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स यही तो निकालना था ना। तो कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी 50 आ जाएगा। ये अलजेब्रा का सवाल है, इसमें सेंटीमीटर कहाँ से, इसका आंसर 50 आ जाएगा। नेक्स्ट एक्स वाई जेड 3 धनराशियाँ इस प्रकार हैं। एक ही अवधि के लिए एक जैसी साधारण ब्याज की दर पर वाई एक्स के साधारण ब्याज के बराबर है, जेड वाई के साधारण ब्याज के बराबर है। तो निम्नलिखित में से क्या सही है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, y जो है x के साधारण ब्याज के बराबर है, y x के साधारण ब्याज के बराबर है। तो यहाँ पे एक ही अवधि यानी समय भी सेम है और एक ही ब्याज दर यानी दर भी सेम है। x का साधारण ब्याज क्या होगा, x गुने रेट को r मान लेते हैं और टाइम को t मान लेते हैं, डिवाइड बाय 100 बराबर x का साधारण ब्याज क्या है, y है तो बराबर y, और y का साधारण ब्याज क्या है, z। y का साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x का था, ये y का निकालने के लिए y गुने r गुने t, यानी ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 बराबर ये y का साधारण ब्याज क्या है, z है। अब आते हैं, अगर हम इस x को काट के नीचे ले जा सकते हैं और ये y को काट के हम लोग नीचे ले आ सकते हैं, ये y नीचे आ जाएगा y। यहाँ पे देखें तो ये RT बटा 100 किसके बराबर है, y बटा x का। यहाँ पे RT बटा 100 जो है वो z बटा y के बराबर है। तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। अगर a b के बराबर हो और b अगर c के बराबर हो तो a भी क्या हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे यानी ये जो a है b के बराबर है, यहाँ पे a c के बराबर है तो b भी c के बराबर हो जाएगा। यानी y बट्टा x जो है वो किसके बराबर होगा, z बट्टा y के बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एक्स जेड, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मोहन अपनी घड़ी को 10% हानि पर बेची। यदि उसने 45 रुपये अधिक में बेचा होता तो 5% का लाभ मिलता, उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए इसका मैक्सिमम लोग गलत आंसर देंगे और मैक्सिमम लोग इसका 300 आंसर लगाएंगे, जबकि 300 आंसर गलत है इसका। घड़ी का जो क्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं 100 रुपये,
घड़ी का क्रय मूल्य 100 रुपया, वो किस पे बेचा, 10% हानि यानी 90 रुपये में बेचा, उसका विक्रय मूल्य कितना था, 90 रुपये। अब एक कंडीशन लगा दिया, यदि उसने 45 रुपये अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। अगर 5% का लाभ होता तो उसको कितना विक्रय मूल्य 105 में बेचना पड़ता। अगर 5% का उसको लाभ होता तो 100 रुपये क्रय मूल्य था तो 105 रुपये में बेचना होता। तो विक्रय मूल्य को कितना अधिक कर रहे हैं, विक्रय मूल्य को 15 रुपये अधिक कर रहे हैं। और जबकि यहाँ पे कितना दिया गया 45, यानी 15 का वैल्यू 45, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो विक्रय मूल्य 90 रुपये था, 1 का वैल्यू जब 3 तो 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9×27 यानी 270 रुपया हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य पूछता तब हम 100 का वैल्यू निकालते, लेकिन विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो विक्रय मूल्य 90 था तो 90 का वैल्यू कितना आ जाएगा 270। इसका जो राइट आंसर होगा वो 270, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे, हानि हो रही है तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये हानि कितना का हो रहा है, हानि जो हो रहा है वो 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, यानी 4 संतरा का विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। और ये 4 संतरा विक्रय मूल्य बराबर हानि कब हो रहा है, जब हम लोग 36 संतरा बेच रहे हैं, यानी जब हम लोग 36 संतरा खरीद रहे हैं और 36 संतरा बेच रहे हैं, तब इस सौदे में क्या होता है 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाता है। ठीक है, तो अब ये 36 विक्रय मूल्य को इधर लाएंगे तो 40 विक्रय मूल्य आ जाएगा बराबर 36 क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य को धर लिए। तो यहाँ से जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया वो कितना आ गया, ये क्रय मूल्य को काट के यहाँ ले जाएंगे और ये 40 को काट के यहाँ नीचे ले जाएंगे, यानी विक्रय मूल्य 36 रुपया तो क्रय मूल्य 40 रुपया आ जाएगा। तो हानि हो रहा है, हानि कितना का हो रहा है 4 रुपया का हानि हो रहा है। हानि बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टा क्रय मूल्य कितना 40 गुने 100, यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 4 से 4 कट जाएगा, यानी 10% का हानि हो रहा है। जब भी ऐसा सवाल आएगा, अगर यहाँ पे लाभ रहता तो हम पहले लाभ का फॉर्मूला लिख लेते, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लेकिन यहाँ पे हानि हो रहा है तो हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हानि बराबर हानि कितना का हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हानि कितना का हो रहा है 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। ये हानि कब हो रहा है, जब हम 36 संतरा को बेच रहे हैं, यानी 36 संतरा के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कर रहे हैं, तब ये 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। ये विक्रय मूल्य को इधर कर लेंगे और तो 40 विक्रय मूल्य आएगा, तो यहाँ से विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे। उसके बाद विक्रय मूल्य 36 रुपये आ गया, क्रय मूल्य 40 रुपये, तो 4 रुपये का हानि हो रहा है, 40 पे गुने 100 यानी 10% का हानि हो रहा है। नेक्स्ट, 30% और 20% दो क्रमिक छूट, दो छूट का एक छूट का फॉर्मूला हम बहुत बार बता चुके हैं, a + b माइनस a गुने b बट्टा 100, यानी 30 + 20 माइनस 30 गुने 20 बट्टा 100, तो यानी 30 20 50 में से 6 गया तो 44%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक साझेदारी वाले व्यापार के आरंभ में बी की पूंजी ए की 3 गुनी थी। जब भी ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन आए तो पार्टनरशिप में जो लाभ का अनुपात होता है वो होता है पूंजी गुने समय, यानी पूंजी को हम लोग समय से गुना करेंगे तो उसके लाभ का अनुपात आ जाएगा। दो व्यापारी है ए और बी, यदि बी जो है ए का 3/2 गुना था, बी का पूंजी ए का 3/2, तो जब भी मानना है तो नीचे वाला हर वाला संख्या मानेंगे। अगर हम ए को 2 मानेंगे तो बी कितना आ जाएगा 3, बी का पूंजी 3, उसके पूंजी का अनुपात आ गया 2:3। ए को अगर हम 2 मानेंगे तो बी का पूंजी कितना हो जाएगा 3। 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/2 वापस ले लिया। तो अगर हम 3 का 1/2 करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं 20-30 कर लेते हैं। उसके पूंजी का जो अनुपात था वो 20:30 था। 8 महीने के बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/2 वापस ले लिया, यानी 8 महीने तक उसका 30 रुपया चला, यानी टोटल 240 रुपया उसको लाभ हो जाएगा। 8 महीने तक अगर 30 रुपया चला,
उसके बाद 1/2 वापस ले लिया, यानी अब 1/2 यानी आधा वापस ले लिया तो आधा रुपया बचा। और ये जो आधा रुपया, और लास्ट में ये जरूर ध्यान देंगे वर्ष के अंत में बोल रहा है ना, इसका मतलब व्यापार 12 महीना चला, 12 माह चला, 12 माह में से 8 महीना उसका 30 रुपया चला, और बाकी जो 4 महीना बचा उसमें उसका 15 रुपया चला, 15 रुपया चला, क्योंकि आधा तो वापस कर लिया था। यानी टोटल जो होगा वो 60 रुपया यहाँ पे लाभ हो जाएगा। 15 रुपया 4 महीना तक चला, यानी उसका टोटल लाभ 300 आ गया। अब ए का बात करें, और 10 दिनों बाद, 10 दिन नहीं 10 महीना होना चाहिए, 10 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 वापस ले लिया, तो 10 महीना तक ए का 20 रुपया चला, यानी टोटल 200 रुपये उसका लाभ हो गया। उसके बाद 1/4 वापस ले लिया, यानी 20 का 1/4 कितना होता है, 5 रुपये। अगर 5 रुपया वापस ले लिया तो अब उसके पास 15 रुपया बचा, और ये 15 रुपया को 2 महीना और चलेगा, क्योंकि 10 महीना तो व्यापार बीत चुका है, यानी 15 दूना 30, यानी जो ए का लाभ होगा वो कितना हो जाएगा, 200 रुपये यहाँ पे और 30 रुपये यहाँ पे, यानी 230, यानी ए बी के जो लाभ का अनुपात आ गया 230/300, यानी 23/30 ए बी के लाभ का अनुपात आ गया। अब क्या बोला, वर्ष के अंत में 53,000 रुपये का लाभ हुआ, अनुपात में लाभ कितना हो रहा है, इसको 23 इसको 30, यानी टोटल 53 रुपया, और ये 53 का वैल्यू कितना दिया गया है, 53,000, 53 का वैल्यू 53,000, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,000, तो किसका वैल्यू पूछ रहा है, ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना 23, तो 23 का वैल्यू 23,000, ऑप्शन नंबर सी। यानी जो लाभ का अनुपात होता है वो पूंजी गुने समय, यानी जो रुपया जितना महीना तक चलेगा उसको उतना ही महीना से गुना करेंगे उस रुपया को। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। जैसे कोई वृत्त है, इस वृत्त का जो एक जीवा है, कोई भी जीवा मान लेते हैं, ये जो जीवा है वो वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, यानी केंद्र ये हो गया, और ये जो है त्रिज्या के बराबर हो गया। वृत्त का एक जीवा वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, यानी ये जो जीवा है वो दोनों त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो अब अगर हम बात करें तो किसी त्रिभुज में तीनों भुजा अगर बराबर हो तो इसका मतलब वो समबाहु त्रिभुज होता है, और समबाहु त्रिभुज में ये तीनों का तीनों एंगल 60-60 डिग्री का होता है। तो कैंची पूछ रहा है, छोटी चाप पर उस जीवा द्वारा बनाया गया कोण कितना है। देखिए, अगर कोई सर्कल है, सर्कल में अगर हम ये जीवा लेंगे तो इस जीवा के लिए बड़ी चाप ये हो जाएगा दीर्घ चाप, और छोटी चाप नीचे वाला, यानी जो छोटा दिखे वो छोटी चाप, जो बड़ा दिखे वो बड़ी चाप हो जाएगा। तो छोटी चाप पे कोण बना कितना डिग्री का कोण बनेगा वो पूछ रहा है। अगर हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, एक फार्मूला क्या जानते हैं कि अगर वृत्त में जीवा द्वारा अगर केंद्र पर जो कोण बनता है परिधि के कोण का 2 गुना बनता है, परिधि के कोण का 2 गुना, यानी यहाँ पे x डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे 2x डिग्री बनेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे 60 डिग्री कोण बन रहा है, तो इसी जीवा द्वारा परिधि पे जो है वो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि केंद्र पे 2 गुना बनता है, तो यानी ये 30 डिग्री का कोण बनेगा। पहला फार्मूला ये लग गया। अब दूसरा फार्मूला, लेकिन ये सवाल नहीं पूछा जा, सवाल पूछा जा रहा है कि छोटी चाप पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, यानी ये कितना डिग्री का कोण बनेगा। अगर हम अब देखें तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ये चक्रीय चतुर्भुज, और ये अगर चक्रीय चतुर्भुज हुआ तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने कोणों का 180, यानी ये 30 डिग्री, तो ये 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर केंद्र पे जो कोण बनता है वो परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है, यानी ये 60 डिग्री था तो ये 30 डिग्री होगा, और लेकिन बड़ी चाप पे कोण पूछता तब 30 डिग्री, यानी ये जीवा द्वारा अगर बड़ी चाप पे कोण पूछता तब 30 डिग्री, लेकिन छोटी चाप पे कोण पूछा जा रहा था ना, तो छोटी चाप पे हम लोग बना देंगे छोटी चाप पे। अब ये एक चक्रीय चतुर्भुज बनेगा, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों के 180 डिग्री, यानी ये 30 डिग्री तो ये 150 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई वर्ग की उस भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण 20 है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2,
और विकर्ण कितना दिया गया 40√2। इसका मतलब जो भुजा होगा वर्ग का भुजा वो कितना आ जाएगा 40, और वर्ग का जो भुजा होगा वो समचतुर्भुज की भुजा की बराबर है, यानी समचतुर्भुज का जो भुजा होगा वो भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। समचतुर्भुज का भी भुजा जो होगा वो 40 हो जाएगा। अब आते हैं, अगर भुजा 40 आ गया तो, और हम लोग समचतुर्भुज में क्या कंडीशन पढ़े थे कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करता है, समकोण पे समद्विभाजित करता है। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट सवाल भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कर्ण 40 है, 40 का बाकी ट्रिपलेट निकाल लेते हैं। 40 का 2 ट्रिपलेट होगा ना, बाकी ट्रिपलेट निकाल लेते हैं। 40 को शॉर्ट फॉर्म कर लेते 5। 40 का शॉर्ट फॉर्म अगर हम फैक्टर लेंगे, सबसे छोटा फॉर्म 5 आ जाएगा। हम लोग को 3 4 5 का ट्रिपलेट पता है, 3 4 5 का। 3 4 5 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो 8 5 40, 8 चौका 32 और 8 त्रिका 24। इसका मतलब 24 30 और 40 का ट्रिपलेट बनेगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट में हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तीनों में तो भी ट्रिपलेट बनेगा। इसका मतलब 24 32 40 का ट्रिपलेट बनेगा, यानी ये लंबाई 24 तो ये लंबाई कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, 24 32। वैसे भी उसके विकर्ण का जो लंबाई का अनुपात था 3:4 था, तो ये 3:4 है ना, 24:32 जो है 3:4 के बराबर है ना विकर्ण का अनुपात, यानी ये लंबाई अगर 32 तो ये भी लंबाई 32 हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण पे और हाफ हाफ पे समविभाजित होता है। और ये लंबाई 24 तो ये लंबाई भी 24 हो जाएगा, यानी पहला विकर्ण कितना आ गया 24 यहाँ 24 यहाँ 48, पूरा विकर्ण की लंबाई ये 48 आ गया 24 24। और दूसरा विकर्ण कितना हो गया 32 32 64, यानी D2 कितना आ गया 64 आ गया। ठीक है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सर्कल वाला वीडियो में भी हुआ था, हाफ D1 इंटू D2। ठीक है, तो क्षेत्रफल कैसे निकाल, हाफ D1 इंटू D2 तो इजकल टू 1/2, और D1 कितना है 48 गुने 64, यानी 2 से ये 24 बार में कटेगा, जो आंसर आएगा वो 24 गुने 64 में आएगा। इक्का स्थान पे कितना आ जाएगा 4 चौका 16, और इक्का स्थान पे 6, एक ही ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसलिए ट्रिपलेट अगर याद रहेगा ना तो सवाल जल्दी बन जाएगा। जैसे 3 4 5 का ट्रिपलेट था तो 3 को अगर हम 8 से गुना करेंगे तो 8 5 40, 8 चौका 32, 3 चौका और 8 त्रिका 24, यानी 24 32 40 का भी ट्रिपलेट बनेगा। यानी ये 40 था तो इसका मतलब ये 24 ये भी 32। अब उससे विकर्ण निकाले, विकर्ण निकालने के बाद क्षेत्रफल निकाल लिए। नेक्स्ट आते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार पर खींचा गया लंब जो है वो 8 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होते हैं, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा। और शीर्ष से आधार पे जो खींचा गया लंब है वो कितना का है 8 सेंटीमीटर का है। यदि उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए यहाँ से भी हम लोग ट्रिपलेट से इसको भी बना सकते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में 8 का ट्रिपलेट क्या होता है 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। जैसे 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17 इसका ट्रिपलेट होता है। 8 15 17 का ट्रिपलेट, अगर 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है तो इसका मतलब ये 8 तो ये 15 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। ये 8 था तो ये 15 और ये 17 हो जाएगा, और ये 15 तो ये भी 15 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। उसी तरह से सेम ये 17 इसलिए होगा क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो है वो कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने 17 सेंटीमीटर ये था, तो ये सबसे बड़ा भुजा यानी 17 होगा। तो जैसे 8 15 17 आ गया, अब हम लोग को सब कुछ पता चल गया। जैसे इस त्रिभुज का परिमाप 64 था ना, देखिए 15 15 30 और 17 दूना 34, 30 34 64 आ गया त्रिभुज का परिमाप। इसीलिए बोलते हैं जब ट्रिपलेट याद रहेगा तो सवाल इजीली बन जाएगा। ये 8 सेंटीमीटर था तो हम लोग को 8 वाला ट्रिपलेट लगा दिया 8 15 17 का,
तो ये त्रिभुज 8, 15, 17 का ट्रिपल लगाए तो परिमाप भी उसका सेटिस्फाइड कर दिया है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 आधार टोटल कितना हो गया, ये 2 है, 1/2 आधार 15, 15, 30 यानी ये पूरा आधार हो गया ना। और ऊंचाई कितना है, ये लंबाई 8, तो 2 से ये कितना बार कट जाएगा, 4 बार में, तो 30 चौका 120 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। इसलिए समकोण त्रिभुज का जब भी सवाल आए ट्रिपलेट से इजीली बहुत जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, लोहे के 3 घन को जिनकी भुजा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, एक साथ पिघलाकर एक नए घन में डाला जाता है। तो अगर और इस प्रक्रिया में 62 सेंटीमीटर पिघली हुई पदार्थ गुम हो गई। अगर हम किसी घन को दूसरे घन में बदलते हैं तो उसका जो ये 3 घन को अगर हम एक घन में बदल रहे हैं तो अगर ये तीनों का घन का जो आयतन होगा इस घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो इसका घन का कितना होगा, 4 का क्यूब, घन का आयतन भुजा क्यूब, और इस घन का आयतन 5 का क्यूब, और इस घन का आयतन 6 का क्यूब, यानी 64 + 125 + 6 का क्यूब 216, यानी टोटल कितना सेंटीमीटर इसका आयतन आ गया, 6, 5, 11, 4, 15, और 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10, 2, 1, 3, 1, 4, 405 इसका आयतन आ गया, ये तीनों का आयतन। जब हम इसको पिघला के उसमें बदल लेते तो 62 सेंटीमीटर मतलब पदार्थ जो है वो खराब हो गया, तो मतलब पिघल गया, गुम हो गया। तो 62 सेंटीमीटर गुम हो गया, तो मेरे पास टोटल कितना बचा, 343। ये 343 घन सेंटीमीटर 343 घन सेंटीमीटर आयतन को हम लोग दूसरे घन में परिवर्तन किए। तो अगर दूसरे घन में परिवर्तन किए तो दूसरा घन का जो आयतन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इस तीनों घन के से जो बचा पदार्थ है उसके आयतन के बराबर। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब 343, यानी ए बराबर 7 आ गया। तो नया घन जो बना उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², यानी 6 × 7 × 7, तो 7, 7, 49, और 49 को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो इकाई स्थान पर 9, 6 के 54, 4 आएगा, और इकाई स्थान पर 4, एक ही ऑप्शन डी में है। तो जो इसका आंसर होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 2 शंकुओं के आयतन का अनुपात 2:3 है, उनके आधार के त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, तो उसकी ऊंचाई। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r1² h1। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई अगर बेलन 1/3 पाई r² h होता है ना शंकु का आयतन, ठीक है। तो पहला वाला शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई, पहला वाला का त्रिज्या कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर, गुना 1 का स्क्वायर, गुना h ने 1 पता नहीं तो h1। दूसरा वाला का आयतन 1/3 पाई, इसका जो त्रिज्या दिया गया है 2 है, दूसरा वाला का त्रिज्या 2, तो 2 का स्क्वायर गुने h2, दोनों का आयतन आ गया। और दोनों का जो आयतन है वो किस अनुपात में है, 2:3 में, यानी 2/3। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, यहाँ पे h1 जो h2 आया वो कितना आ गया, 2 दूना 4, इधर गुना होगा तो 8, 2 दूना 4 8, और ये 1 इधर गुना होगा तो 3, यानी 8:3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उनकी ऊंचाई का अनुपात 8:3 आ गया। नेक्स्ट आते हैं, एक पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर का वर्ग है और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके तिरछे पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पिरामिड का जो तिरछा क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पिरामिड का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार का परिमाप गुने तिर्यक ऊंचाई यानी L। तो 1/2, और आधार का परिमाप कितना होगा, 16 सेंटीमीटर का, अगर जो पिरामिड है 16 सेंटीमीटर का वर्ग है तो परिमाप कितना हो जाएगा, 64, 4 गुने भुजा, और उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। देखिए
तिर्यक ऊंचाई निकाल, ये ऊंचाई नहीं दिया गया है, यहाँ पे ऊंचाई नहीं, तिर्यक ऊंचाई लेना है। देखिए तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो इसका जो आर होगा वो अगर वर्ग वाला दिया गया, वर्ग में जो आर होगा वो भुजा का आधा हो जाएगा, यानी 8 का स्क्वायर अब प्लस ऊंचाई 15 का स्क्वायर। तो हम लोग को 8, 15, 17 का ट्रिपलेट पता है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 17 आ जाएगा, यानी तिर्यक ऊंचाई जो आ गया वो 17 आ गया। अब ये 2 से कितना बार में कटेगा, 32 बार में। तो 17 से 32 गुना करेंगे तो 17 34 3, 17 51 3 54, यानी 544 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट आते 3x + 4y = 12 दिया गया है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जब भी इस तरह का सवाल आए तो कुछ नहीं करना है, 3x + 4y = 12 दिया गया है। अगर हम x को 0 मानेंगे, x 0, तो y कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो 4 से 3 बार में कटेगा तो y 3 आ जाएगा। अगर हम y को 0 मानेंगे तो x कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो ये 4 बार में कटेगा, x 4 आ गया। अब ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गया। जैसे अगर हम त्रिभुज बनाएंगे तो x अक्ष जो होगा वो आधार हो जाएगा और y अक्ष जो होगा वो ऊंचाई हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार 4 गुने ऊंचाई 3, यानी 2 से 2 बार में, 2 से 4 2 बार में, यानी 2 तिया 6 वर्ग एकक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, x³ + 1/x³। और अगर हम ये क्यूब रूट को काटेंगे, दोनों बल स्क्वायर करेंगे तो x, दोनों बल क्यूब करेंगे, यहाँ पे x³ बराबर क्या आ जाएगा, 2 + √3, और 1/x³ क्या आ जाएगा, 1/2 + √3। अगर हम इसका परिमेकरण करेंगे तो 2 - √3/2 - √3। तो ये नीचे में क्या आ जाएगा, a² - b², यानी 1 आ गया, यानी 2 - √3 आ गया। तो x³ + 1/x³ पूछा जा रहा है ना, तो x³ कितना है, 2 + √3, और 1/x³ कितना है, 2 - √3, यानी +2 - √3। तो √3 से √3 कट गया तो 2 2 4 सेंटीमीटर इसका, 4 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज PQR को QR बिंदु को S तक इस प्रकार बढ़ाया गया। एक समबाहु त्रिभुज है, ये PQR, अगर समबाहु त्रिभुज है तो तीनों का तीनों भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और QR को इस प्रकार बढ़ाया गया, QR को इस प्रकार बढ़ाया गया कि QR = RS हो जाए, S तक बढ़ाया गया, S तक बढ़ाया गया। इस प्रकार जो ये QR होगा वो RS के बराबर होगा। अगर ये इसके बराबर होगा तो ये इसके भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। फिर PS से मिला दिया गया, तो PSR का मान ज्ञात करें, PSR यानी ये कोण ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज है तो सबका सब 60 डिग्री का होगा, यानी ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। और इस तरफ जो होगा त्रिभुज, किसी भी रेखा की एक ही ओर का बना कोण 180 डिग्री का होता है, यानी ये 60 डिग्री तो ये 120 डिग्री बच गया। अब आते हैं, ये त्रिभुज में PRS, यानी जो हम लोग रेड से किए हैं, उस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो और हम लोग क्या थ्योरी पढ़े हैं कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, यानी इस भुजा के सामने ये कोण और इस भुजा के सामने ये कोण बराबर होगा। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, जिसमें से 120 दिया गया, बच गया 60, यानी ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, 7 काटा, ये भी 30 और ये भी 30, क्योंकि दोनों तो बराबर होगा, तो यानी PSR जो है वो 30 डिग्री आ गया। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, 5/sec² थीटा +2/1 + cot² थीटा +3 sin² थीटा। पिछले वीडियो में एक कॉन्सेप्ट बोले थे कि अगर किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर लाना है, ऑप्शन में क्या दिया गया, 1 2 3 4 इसी तरह से ऑप्शन दिया गया, न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर दिया गया। जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर लाना रहता है तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, थीटा का कोई ना कोई मान हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे थीटा का मान 45 डिग्री रखने में हम लोग को सुविधा हो रहा है, तो हम लोग थीटा का मान 45 डिग्री यहाँ पुट कर देंगे।
अगर थीटा का मान 45 डिग्री पुट करेंगे तो 5/sec² थीटा, तो सेक 45 होता है √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2/1 प्लस कॉट 45 होता है 1 प्लस 1 प्लस 3 गुने साइन 45 कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो यहाँ बचा 5/2, यहाँ प्लस 2/2, यहाँ पे 3/2, तो 5 2 7 3 10/2, यानी इसका जो आंसर आया वो 5 आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर लाना है तो थीटा का कोई भी मान हम पुट कर सकते हैं। तो थीटा का मान अगर हम यहाँ पे 45 डिग्री रख के सॉल्व किए तो आंसर जो है वो 5 आया, यानी इसका आंसर जो होगा वो 5 हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।